वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 13 जनवरी 2021। 13 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लेकर के आए हैं। देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल अभ्यास प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत ने चीन से तनाव के बीच किस देश से 11 मीडियम कैलिबर तोपें खरीदने का समझौता किया है। तो अभी चीन से तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से 11 मिलियन कैलिबर तोपें खरीदने का समझौता किया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, अमेरिका। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक अभियान शुरू किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने संविधान को जानो नामक अभियान शुरू किया है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इसके तहत यानी कि ये इस अभियान के तहत देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संविधान को जानो अभियान चलाया जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। तो अभी उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। अब ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। मैप में उड़ीसा है कहाँ पे, ये देखिए मैप में यही है उड़ीसा। यहीं पे अभी भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। ये मैप में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क है, देवरीगढ़ नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है। ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य जिन्हें वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है, उसमें देवरीगढ़, कोटागढ़, सिमलीपाल, भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है और ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है यानी कि जो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, उसमें एक प्रदर्शनी लगाकर आग सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जापान ने भारत के कोविड प्रयासों के लिए कितने करोड़ ऋण देने की घोषणा की है। तो अभी जापान ने भारत ने जो कोविड-19 से लड़ने के प्रयास किए हैं उनसे संबंधित उनके लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा की है। अब ये घोषणा जापान ने की है। तो मैप में देखते हैं जापान कहाँ पर है। ये देखिए, ये है मैप में जापान। ये जो दिखाई पड़ रहा है यही जापान है। ये इसी जापान ने ही ये जापान पड़ता है, यही जापान है। और इसने ही भी 2113 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है भारत को। जापान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की राष्ट्रभाषा जापानी है। प्रधानमंत्री यहाँ के योशिहिदे सुगा हैं और यहाँ की मुद्रा येन है। जापान ने अभी लकड़ी के उपग्रह बनाने की घोषणा की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 2113 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गोवा राज्य की राजकीय भाषा के नाम अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। गोवा की राजकीय भाषा क्या है। वैसे तो गोवा की जो राजकीय भाषाएं हैं, तो गोवा में कई भाषाएं बोली जाती हैं। गोवा में जैसे कोंकणी है और मराठी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पुर्तगाली भी बोली जाती है। लेकिन अभी दिल्ली सरकार ने गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी, जो गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है, उसके नाम से अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये गोवा की राजकीय भाषा है। तो मैप में देखते हैं गोवा कहाँ पे है। ये देखिए मैप में ये गोवा दिखाई दे रहा है। ये पूरा गोवा का ही मैप है और यहाँ जो छोटा ये मैप बना है, ये यहाँ पे ये जो चौक ये बना है, इसमें यहाँ पे गोवा है। तो इस गोवा में की जो कोंकणी भाषा है उसके नाम पर जो दिल्ली में एक अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। गोवा के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं।
गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और गोवा 25वां राज्य बना था। जबकि गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 यानी कि 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। गोवा राज्य की राजकीय भाषाएं कोंकणी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं पुर्तगाली हैं। गोवा की प्रमुख नदियाँ मांडोवी, जुआरी, तिराकोल, सालचपोर और तलपोना हैं और यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इसमें बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है और कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा अंसी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है यानी कि अंसी नेशनल पार्क यहीं पर है। और यहाँ की जो भाषाएं हम पहले भी बता चुके हैं, कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली यहाँ पर बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय यानी कि AMD ने भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए जाने की बात कही है? तो अभी AMD ने भारत के कर्नाटक राज्य में लिथियम पाए जाने की बात कही है। तो अभी कर्नाटक राज्य में लिथियम पाए जाने की बात कही, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं कि कर्नाटक है कहाँ पे। ये देखिए मैप में, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसके बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बन्नेरघट्ट, बांदीपुरा, नगरहोल और कुद्रे मुख्य राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे प्रमुख हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्रह्मगिर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभी हाल ही में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी कि AMD, जिसे हिंदी में अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने अपने सर्वेक्षण में कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु, जो अभी हमने बताया इससे पहले, में लिथियम होने की बात कही है। AMD ने कर्नाटक के मंड्या जिला के मल्लागल्ला अलापट्टना क्षेत्र में आग्नेय चट्टान में 1600 टन लिथियम होने की बात कही है। लिथियम का प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक वाहन, व्हीकल आदि की बैटरी निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में भारत लिथियम देशों से आयात करता है, यानी कि भारत में लिथियम नहीं होता है अभी तक, लेकिन अब ये बात कही गई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब B सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड 2020 में ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स भारत को कौन सी रैंक मिली है? यानी कि डिजिटल इनोवेशन स्कोर कार्ड में ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत को चौथी रैंक मिली है। भारत को चौथी रैंक मिली है, इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। हाल ही में डिजिटल इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड का तीसरा संस्करण जारी हुआ है। ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स उन देशों को कहा जाता है जहां डिजिटलीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया जाता हो। इस रैंक में चीन जो है, चाइना शीर्ष पर रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब D सही है, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो अभी 12 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। इसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे समाज सुधारक एवं दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन यानी कि उनका जो जीवन काल था वह 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 ईस्वी तक रहा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब A सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभी तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है। इनका संबंध पत्रकारिता से था। ये जो है तेलुगु भाषा के एक पत्रकार थे
और अभी इनका निधन हो गया। इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तुर्लापद कुटुम्बाराव जाने माने पत्रकार एवं लेखक थे। 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। पत्रकारिता, साहित्य एवं आर्ट्स में उनके योगदान के लिए 2002 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तनु टूरी प्रकाशम के निजी सचिव भी रहे थे और यह तेलुगु भाषा अखबार के संपादक भी थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की महिला पायलटों ने कितने किलोमीटर उड़ान पूरी कर इतिहास रच दिया है? तो अभी भारत की महिला पायलटों ने 16,000 किलोमीटर की उड़ान पूरी कर इतिहास रच दिया है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। हाल ही में 4 महिला चालकों के दल ने उत्तरी ध्रुव से ऊपर सबसे लंबी उड़ान पूरी कर इतिहास रच दिया है। इस उड़ान की दूरी 16,000 किलोमीटर है, जो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक है। एयर इंडिया में दिल्ली बेस पर तैनात जोया अग्रवाल इस दल का नेतृत्व कर रही हैं। इस उड़ान में चालक दल के साथ पूरे क्रू में सिर्फ महिलाएं ही हैं, यानी कि इसमें एक भी पुरुष नहीं है। इस उड़ान पर जोया के साथ कैप्टन तन्मयी पपागिरी, कैप्टन आकांक्षा सोनावने और कैप्टन शिवानी मन्हास भी हैं। जोया दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर चालक दल का नेतृत्व करने वाली एयर इंडिया की पहली महिला कमांडर होंगी। जोया ने 2013 में बोइंग 777 उड़ाने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला पायलट बनी थी। इन्होंने 2013 में बोइंग 777 विमान उड़ाया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मूडीज ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जीडीपी यानी कि गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जो हमारी देश की सीमाओं के अंदर जो उत्पाद होता है उसे ही जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे ही कहा जाता है। तो अभी मूडीज, ये जो मूडीज है यह एक रेटिंग एजेंसी है। ये जो है अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाता है, जीडीपी का अनुमान लगाता है, एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसने भी भारत की 2020-21 में जीडीपी -10.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, -10.6। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किराएदार के साथ अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि पूरे वीडियो में आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप उस बात को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।